जय हिंद, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो हम लोग जो पढ़ेंगे, हमारा जो विषय है वो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। किसका? छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। आपके सीजीपीएससी और चाहे अगर व्यापम की बात करें, जो कि अब चेंज हो गया नाम, क्या हो गया है? एसएसबी। ठीक है, तो अब व्यापम नहीं बोलेंगे, क्या बोला जाता है उसको? एसएसबी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है वो सर्वाधिक है, जैसे कि आपको पता ही है। और जैसे इंडियन भारतीय इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, ठीक है, भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की कला संस्कृति, भारत का प्रशासनिक तंत्र, ये पढ़ा जाता है। तो जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाता है, वैसे हम लोग इसको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। किसके परिप्रेक्ष्य में? छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। जैसे भारत का इतिहास है, तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ का भी इतिहास। जैसे भारत का भूगोल है, वैसी छत्तीसगढ़ का भी भूगोल। जैसे भारत की कला संस्कृति, वैसी छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति। भारत का प्रशासनिक तंत्र, वैसी छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक तंत्र। ठीक, तो यहां पे थोड़ा सा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रूपरेखा एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो छत्तीसगढ़ है, तो हमारा ये जो छत्तीसगढ़ विषय है, इसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक, वही बताया, जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, वैसे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ का पहला इतिहास, ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास पहला भाग। दूसरा भाग है छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक, तीसरा भाग है छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। ठीक, और जो चौथा भाग है वो है प्रशासनिक तंत्र, प्रशासनिक तंत्र। ठीक, क्या पढ़ना है? छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, देन जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, और एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये 4 विषय है। छत्तीसगढ़ एक विषय तो है, लेकिन ये कितने विषय में या कितने भाग में बटा, या कितने पार्ट्स में बटा है? तो 4 भागों में। छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और प्रशासनिक तंत्र। अब यहां पे अगर पूछा जाए कि इन चारों भाग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, इन चारों भाग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा मतलब किससे इंपॉर्टेंट का अर्थ क्या है कि प्रश्न किससे ज्यादा आते हैं। ठीक है, या घुमा घुमा के प्रश्न, घुमा घुमा के अर्थ यह है कि एक ही टॉपिक को किस तरह से बार बार किस विषय को उठाया जाता है या किस भाग को उठाया जाता है। ठीक, तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी भाग है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, आर्ट एंड कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये चारों हैं। लेकिन इसमें भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट पूछे या सर्वाधिक पूछा जाए कि किससे प्रश्न उठाता, तो कला संस्कृति से। किससे? कला संस्कृति से, आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, तो उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है? उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री, उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है भूगोल, और उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रशासनिक तंत्र। अब ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट है उससे सर्वाधिक प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि अब बांट दिया है। ठीक है, अब निर्धारित कर दिया भाई कि इससे 4 प्रश्न, इससे 3 प्रश्न। तो जब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जब इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, कला संस्कृति पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें यह देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न आते हैं, किस हिसाब से उसको डील करना है, ये सब चीजें हम लोग इसमें, है ना, देखेंगे। तो इसमें आपको यह बताया कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? कला संस्कृति। अब इतिहास मतलब अब छत्तीसगढ़ हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं,
हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहले जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल। कैसे उल्टा उल्टा पढ़ा रहे हो सर बोलोगे, है ना। कभी बोलते हो कला संस्कृति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ने के बजाय पहले क्या पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे। अब क्यों पहले भूगोल पढ़ेंगे, अब जैसे कि कला संस्कृति में प्रश्न आता है कि भाई रहस्य, रहस्य सुना है, रहस्य। अभी पंडवानी, पंडवानी सुनोगे, तीजन बाई जी का निधन हुआ, ठीक है। तो पंडवानी किस क्षेत्र की, अब वो तो पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ हुई, ठीक है, कौन सी पांडुलिपि में उसका वर्णन मिलता है, समझ में आ रहा है। रहस्य कहाँ का प्रसिद्ध है, दही कांदो कहाँ का प्रसिद्ध है, ये सब नृत्य अलग अलग, नाटक, ठीक है, कौन सा नाटक कहाँ का प्रसिद्ध है। तो अब कहाँ का प्रसिद्ध है से हमको क्या पता लगाना पड़ेगा कि जगह, समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं बोल दूं कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव जिला तो सुने होंगे, ठीक है। कोंडागांव में बुद्ध जी का एक प्राचीन मंदिर, ठीक है, उसको बूढ़ा बाबा टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूढ़ा बाबा टीला। अब मान लीजिए आपके उसमें आ गया एग्जाम में कि बूढ़ा बाबा टीला कहाँ है, समझ में आ रहा है। ये पर्यटन से प्रश्न आ गया, या मंदिर से प्रश्न आ गया, यानी कि कला संस्कृति से प्रश्न आ गया, क्या कि बूढ़ा बाबा टीला कहाँ है। अगर पूछ लिया सीता लेखनी पहाड़ी कहाँ है, कौन सी पहाड़ी, सीता लेखनी, ये सब कला संस्कृति में पढ़ेंगे। अब हम जगह को ही नहीं जान रहे हैं, जिले को ही नहीं जान रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा भाई। अगर मैं बोलूं वो सूरजपुर में है, सूरजपुर में भी इस तरफ है, जैसे अगर मैं बोलूं कोरिया में, कोरिया से NH-43 गुजरता है, ठीक है, वो चर्चा जाएगा, मनेन्द्रगढ़ से आता है, इस तरह से, ठीक। तो जब हम लोग जगह को ही नहीं समझेंगे, है ना, तो इसको पढ़ पाएंगे क्या, नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या जरूरी है, जगह का नाम, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल इसलिए पढ़ा जाता है, इसमें जिला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जिला दर्शन, इसके अलावा प्राकृतिक विभाजन, ये सब की चर्चा करेंगे। तो आपको क्या बताया कि ये चारों में इंपॉर्टेंट कौन सा है, कला संस्कृति है, लेकिन पहले क्या पढ़ा जाएगा, भूगोल, क्योंकि भूगोल से ही आसपास की चीजों को हम लोग जानेंगे, और जब जगह को जानेंगे तो वहां पे क्या प्रसिद्ध है वो ज्ञात होगा जी, ठीक। तो चलिए अब इसमें क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम भूगोल देखते हैं, भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। जियोग्राफी में, ठीक। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला है जिला दर्शन, जिला दर्शन, ठीक। कितने जिले हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, 33 जिले हैं, ठीक है। कितने संभाग में बटा है, 5 संभाग में बटा है। कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं, ठीक है, उन जिलों की क्या विशेषता है, कौन सा नेशनल हाईवे, कौन सा स्टेट हाईवे, कौन सा पहाड़, कौन सा उद्योग, कौन सी नदी, ये सब की चर्चा हम लोग करेंगे किसके अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत, जिला दर्शन में, ठीक है। दूसरा भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन। मैं आपको क्या बोला शुरू में, जैसे हम भारत में पढ़ते हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो पढ़ा जाता है वैसे ही किसमें पढ़ेंगे जी, छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं ना भारत में, कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया भारत को, तो आप लोग पढ़ते होंगे प्रायद्वीपीय पठार, रेगिस्तान, मरुस्थलीय क्षेत्र, हिमालय पर्वत श्रृंखला, गंगा का मैदान, याद आ रहा है। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ को भी प्राकृतिक विभाजन में बांटा गया, उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों के बारे में, अब नदी है तो जलप्रपात के बारे में, ठीक। इसके अलावा बांध के बारे में, इसके बारे में, बांध, बैराज, इसके अलावा प्रतीक, ठीक। प्रतीक का अर्थ यह है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक है ना, राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है ना, साल है, वन भैंसा है, पहाड़ी में ना, ये सब की चर्चा करेंगे, ठीक है। नदियां, जलप्रपात, बांध, बैराज। नदियों की अगर बात करें हम लोग तो
कितनी नदियों के बारे में जाने? छत्तीसगढ़ की 2-4 नाम तो पता ही होगा, 2-4 से ज्यादा ही होगा, बताओ फिर। महानदी, शिवनाथ नदी, दूध नदी, इंद्रावती नदी, गुड। और इधर ऑनलाइन वाले भी बताएं भाई। और पैरी है, सोंडूर है, जोंक है, सूखा है, लात है, बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। तो ये सब नदियां किस क्षेत्र से उनका उद्गम होता है, किस क्षेत्र में उनका बहाव है ना, और कहाँ पे वो विसर्जित होती हैं, ये सब की चर्चा। उनकी सहायक नदियां कौन सी? सहायक नदी समझते हैं? सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी। जैसे, हाँ, जैसे एक क्या होती है, एक मुख्य नदी होती है, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए आपके घर गांव तरफ एक छोटे छोटे नाले होते हैं कि नहीं, ठीक। अब वो नाले क्या होते हैं, एक छोटी नदी से जाके मिलते हैं, वो छोटी नदी अपनी बड़ी नदी से जाके मिलती है, और वो सबसे बड़ी नदी से जाके मिलती है। तो ये क्या कहलाता है? ये अपवाह तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र, जिसमें छोटी छोटी नदियां जाके किसमें मिल जाती हैं? अपनी बड़ी नदी से जाके मिल जाती है। जैसे पैरी नदी, सोंडूर नदी, सोंडूर जाके पैरी से मिलती है, और पैरी जाके किसमें मिलती है? महानदी में मिलती है, ठीक है। तो वो सहायक नदी कहलाती है। पैरी और सोंडूर किसकी सहायक नदी? महानदी की सहायक नदी, ठीक है। तो नदियों के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी? शिवनाथ नदी, ठीक है। छत्तीसगढ़ से बहने वाली सबसे लंबी नदी? शिवनाथ। देखो मैं क्या बताया, प्रश्न वैसे ही रहेगा, लेकिन घुमा के पूछेगा। शुरू में बताया मैं, घुमा के देगा, घुमा के। पहले सिंपल सिंपल प्रश्न आते थे, लेकिन अब सिंपल प्रश्न नहीं आते हैं, कथन कारण वाले आते हैं। अब जैसे अब मैं सिंपल पूछा, आप लोग बता दिए भाई, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। अब उसको क्या पूछ रहा है? छत्तीसगढ़ से बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो क्या आएगा? शिवनाथ, महानदी आएगा। इधर शिवनाथ बता रहे तीनों, क्या आएगा जी? देखिए महानदी, ये हमारा अभी पढ़ना चालू नहीं किया ना, अभी हम लोग सिर्फ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत देख रहे हैं। ये मान लीजिए क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ है। तो ये सिहावा पर्वत, धमतरी, यहां से निकलती है कौन सी नदी? महानदी। तो ऐसे जाती है ना, और इधर कटक बंगाल की खाड़ी में उसका विसर्जन हो जाता है, ठीक। इधर से आ रही है कौन सी? शिवनाथ नदी, ठीक। ये कौन सी है? तो ये शिवनाथ है, और ये महानदी है। अब पहला प्रश्न क्या था कि सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी। तो बड़ी नदी में क्या आता है? महानदी का नाम आता है, और लंबी नदी में क्या आता है? शिवनाथ का नाम आता है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी शिवनाथ है, इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर है, ठीक है, 290। और महानदी की लंबाई कितनी है? 286, 286 है, ठीक। अब बड़ी और लंबी में क्या अंतर है? बड़ी, लंबी इसलिए बोल रहे हैं और बड़ी इसलिए बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि बड़ी का अर्थ यहां पे चौड़ाई से है ना। शिवनाथ के कंपैरिजन में महानदी बहुत विस्तृत भूभाग में बहती है, चौड़े भूभाग में बहती है। शिवनाथ उतने चौड़े भूभाग में नहीं बहती है, ठीक है। अब चौड़ाई है इसकी, किसकी? महानदी की। अब महानदी की चौड़ाई है, इसलिए क्या है? जल धारण क्षमता उसमें ज्यादा है, समझ में आ रहा है। और जल धारण क्षमता ज्यादा है, इसलिए उसमें ज्यादा बांध भी बनाए गए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध ये कौन सा? गंगरेल है, ठीक है। और महानदी पर ही सबसे लंबा बांध भी बनाया गया, हीराकुंड, कहां? उड़ीसा में, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये विस्तृत चौड़े भूभाग में बहती है और जल धारण क्षमता इसमें अधिक है। और शिवनाथ को लंबी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लंबी है, इसको चौड़ाई वोड़ाई से मतलब नहीं है। इसके कंपैरिजन में इसका वाटर वॉल्यूम मतलब जल धारण क्षमता इसका क्या है? कम है। तो बड़ी और लंबी तो सिंपल है। अब मैं क्या पूछा? छत्तीसगढ़, हाँ, छत्तीसगढ़ से बहने वाली
तो छत्तीसगढ़ से बहने वाली और छत्तीसगढ़ में बहने वाली, समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? शिवनाथ। समझ में आ रहा है? एक पूछ रहा है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, तो शिवनाथ। छत्तीसगढ़ में बहने वाली का अर्थ क्या है कि इसका जो क्षेत्र है वो सिर्फ कहां है? छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बोल रहा है, यानी उसकी सीमा कहां तक है? सिर्फ छत्तीसगढ़। तो में बहने वाली और छत्तीसगढ़ से बहने वाली, से बह रही है, से और दूसरे राज्य में भी जा रही है, ये समझ में आ रहा है? तो छत्तीसगढ़ में महानदी की लंबाई कितनी है? 286। और महानदी जब सिहावा से निकलती है और कटक तक जाती है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 858 किलोमीटर। तो 290 ज्यादा है कि 858 ज्यादा है जी? 858। तो छत्तीसगढ़ से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी आ जाएगी? महानदी। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, लगता सिंपल है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो में और से का बस फर्क है। देखो क्वेश्चन पूरा सेम है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, छत्तीसगढ़ से बहने वाली। तो हम लोग हड़बड़ी में क्या कर देते हैं? गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ना है। ठीक, तो नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। एक आध दो जलप्रपात का नाम बता दो जी। हाँ, तीरथगढ़ जलप्रपात, हाँ, चिंगरा पगार, चित्रकूट, चिंगरा का पगार। ठीक है, वो तो अब सोशल मीडिया में ज्यादा फेमस हो गया करके, बाकी स्थानीय लोग जानते थे उसको, है ना? चिंगरा पगार, चित्रकूट, तीरथगढ़, इसके अलावा और भी बहुत सारे जलप्रपात हैं। लेकिन क्या करता है, पहले प्रश्न आता था कि कौन सा जलप्रपात किस जिले में स्थित है करके। जैसे तीरथगढ़ की बात कर रहे हैं तो तीरथगढ़ कहाँ स्थित है? कौन से जिले में? बस्तर जिला में। चित्रकूट की बात की, वो भी कौन से जिले में स्थित है? बस्तर जिला में। ठीक है, चिंगरा पगार की बात की, वो कौन से जिले में स्थित है? गरियाबंद में स्थित है। तो पहले इस तरह के सिंपल वाले प्रश्न आते थे, लेकिन अब क्या करता है, अब जलप्रपात में से दो प्रश्न उठाता है। कैसे, किस प्रकार के प्रश्न उठाता है? तो जो नए नए जलप्रपात मिल रहे हैं ना अभी, जो हाल फिलहाल में फेमस हो रहे हैं, उनको पूछता है। और दूसरा, सेम नाम वालों को उठाता है, लगभग समान नाम वाले। समान नाम वाले मतलब जैसे एक महासमुंद में बलमदेई नदी पर एक जलप्रपात है, सात देवधारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? सात देवधारा। देखें, नहीं गए? ठीक है, सात देवधारा। और इसी सात देवधारा से मिलता जुलता एक जलप्रपात है बीजापुर तरफ, वो कौन सा? सात धारा जलप्रपात। कौन सा? सात धारा। औरा पानी, औरा झरिया, नाम सेम सेम लग रहा है। तो अब क्या कर रहा है, सेम सेम जो नाम है, लोग जो लगभग समान है, उनको ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार के जलप्रपातों को पूछा जा रहा है। ठीक, इसके अलावा बांध, बैराज। बांध और बैराज दो लिखा हूं मैं, बांध और बैराज में क्या अंतर है? चलो एक आध बांध का नाम बता दो फिर। हम्म, सरोदा, सरोदा, समोदा, गंगरेल, सीकासार, तांदुला, आप लोग बता दो ना। घुनघुट्टा। तो बांध और बैराज जो लिखा उसमें क्या डिफरेंस है बांध और बैराज में? जैसे सुनते होगे ना, जैसे समोदा बैराज बोलते हैं आरंग के पास, समोदा बैराज। ठीक है, रुद्री बैराज सुने होंगे, धमतरी का रुद्री बैराज बोल रहे हैं उसको। लेकिन जो गंगरेल वाला उसको क्या बोल रहे हैं? गंगरेल बांध बोल रहे हैं। तो उसको बांध बोल रहे हैं, उसको बैराज बोल रहे हैं। जलाशय कहा जाता है गंगरेल बांध को, और क्या नाम से पुकारा जाता है? रविशंकर जलाशय। ठीक, तो ये सब क्या है, जैसे चलो लिख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या है जी। बांध है, बैराज है, और क्या सुनते हो? जलाशय। ठीक, इसके अलावा साइफन बांध, एनीकट, परियोजना, इसके अलावा बहुउद्देशीय परियोजना,
तो ये क्या डिफरेंस है सब में? अब विषय आया थोड़ा सा तो चर्चा कर लेते हैं, क्या डिफरेंस है सब में? बांध, बैराज, क्या काम करता है बांध? डैम, डैम का क्या काम है? पानी को, सबसे मेन काम तो यही है भाई, महत्वपूर्ण, कि पानी को रोकने का काम करता है कौन? बांध। और जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हैं? बांध का गेट खोल के पानी को, है ना। बैराज क्या काम करता है? सुनते हैं ना, हाँ वो भी स्टोरेज का काम करता है, लेकिन कुछ तो रीजन होगा उसका, इसलिए तो अलग बोल रहे हैं उसको, बैराज बोल रहे हैं। छोटा, यहां पे हाँ देखो क्या है ये, सर आज फर्स्ट क्लास है ना, एसआई मेंस की, एसआई मेंस की, ये कौन सा बैच है? सीजीपीएससी है ना, सीजीपीएससी है जी। ठीक है, हाँ डेविड जी बता दिए इधर, सही, सीजीपीएससी मेंस की है ये बैच। तो क्या बता रहा था? बैराज, बैराज भी क्या करता है? बांध को, मतलब बांध की तरह ही काम करता है, पानी को रोकने का काम करेगा, लेकिन पानी को रोकने के साथ साथ पानी को दिशा देने का भी काम करता है कौन? बैराज। अब दिशा देने का काम अर्थात कि कौन सा डायरेक्शन में मोड़ना है, ठीक है, तो गति देने का, दिशा देने का काम करेगा बैराज, लेकिन सिर्फ रोकने का काम कौन करता है? वो बांध करता है। ठीक, जलाशय क्या होता है जी? जलाशय क्या होता है? रिजर्वायर क्या होता है? जलाशय क्या होता है? जैसे गंगरेल बांध बोलते हैं, गंगरेल बांध बोलते हैं, और उसी को क्या रविशंकर जलाशय, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय कहा जाता है। तो बांध का जलाशय नहीं है, ये बांध है मान लीजिए, और उसके पीछे जो पानी इकट्ठा किया किया जाता है उसको जलाशय बोलते हैं। बांध है, समझ गए ना, बांध स्ट्रक्चर है, और उसके पीछे जो पानी इकट्ठा है उसे क्या कहा जाता है? उसे जलाशय कहा जाता है। टाइफन बांध किसे कहते हैं? बांध तो समझ में आ गया, पानी रोकने का काम। साइफन बांध क्या होता है? साइफन बांध भी बांध, ठीक है, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है? मैनुअली ऑपरेट करने की आवश्यकता इसको नहीं पड़ती। मैनुअली ऑपरेट मतलब इसमें बांध जो है, पानी रुका हुआ है, आवश्यकता पड़ने पर क्या करेंगे? लीवर खींचेंगे, घुमाएंगे, फिर गेट खुलेगा, फिर निकलेगा। लेकिन साइफन बांध में ऐसा नहीं है, एक निश्चित लेवल पर पानी आता है तो प्रेशर से ही गेट क्या होता है? स्वतः ही खुल जाता है, जैसे माडम सिल्ली बांध, वो साइफन बांध है। ठीक है, एनीकट किसे कहते हैं जी? ऐसा ही में, सॉरी ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ उधर देख, एनीकट क्या होता है? एनीकट क्या होता है? बांध का ही क्या होता है? छोटा रूप होता है, और एनीकट जो है छोटे रूप में बनाया जाता है। जैसे 2000 हेक्टेयर के नीचे जो एरिया है वहां पे क्या होगा? एनीकट का निर्माण किया जाएगा। परियोजना क्या होती है, और बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? परियोजना, प्रोजेक्ट किसे कहेंगे? हाँ, देखिए, हाँ परियोजना क्या होती है? जो किसी एक पर्पस के लिए बनती है, ठीक है, किसी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जैसे अधिकतर बांधों का निर्माण क्यों किया जाता है? सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, है ना, सिंचाई के उद्देश्य से, ताकि खेतों में क्या हो सके? नहरों के माध्यम से पानी जा सके। और बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? मल्टीपर्पस, जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे सिंचाई में उद्देश्य है, जैसे वाटर से क्या बना रहे हैं? बिजली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, बिजली उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे उद्योगों को पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं वो क्या कहलाती है? बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना पूछेगा तो कौन सा है? मिनी माता, कोरबा का। ठीक, तो लगभग समझ में आया सब में डिफरेंस? बांध, बैराज, जलाशय, साइफन बांध, एनीकट, परियोजना, और कौन सी जी? बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, और क्या क्या पढ़ना है हमको भूगोल में? तो जिला दर्शन, प्राकृतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे। फिजिकल डिवीजन के बाद रिवर, वाटरफॉल, डैम, ठीक है, सिंबल पढ़ेंगे, प्रतीक,
ठीक, इसके अलावा मिट्टी, और क्या पढ़ेंगे इसमें, मिट्टी, चट्टान, खनिज, उद्योग, ठीक है, सॉइल पढ़ेंगे, रॉक्स पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, खनिज, है ना, उद्योग, इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। ठीक, इसके अलावा जो राष्ट्रीय उद्यान है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स हैं, इसके अलावा जो अभ्यारण्य है, सेंचुरीज हैं, इसके अलावा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक, ये सब की चर्चा किसके अंतर्गत करेंगे, किसके अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत, जियोग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, मिट्टी, किसकी कौन कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अधिकतर कौन सी मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी कि लाल पीली मिट्टी, हाँ, इसमें एक चीज और छूट गया, फसल, जलवायु, क्लाइमेट, है ना, वन, ये सब की भी चर्चा करेंगे। कौन सी मिट्टी पाई जाती है जी, लाल दोमट मिट्टी, कौन कौन से प्रकार की मिट्टी होती है, लाल पीली होती है, लाल दोमट बता रहे हैं, काली मिट्टी, और छत्तीसगढ़ी में क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ, काली मिट्टी ला कन्हार मिट्टी कथे, और मटासी काला कथ कौन लगत है, हैं? लाल मिट्टी, रेगुर, भाटा, ये किसे कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, भाटा मिट्टी, काली मिट्टी को ही। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी पर कौन सी फसल बोई जाती है, ठीक है, ये सब की चर्चा इसमें करेंगे। ठीक, चट्टान पढ़ेंगे, किस किस प्रकार की चट्टान पाई जाती हैं, और उस चट्टान में कौन कौन से खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, हाँ, सबसे ज्यादा आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर लौह अयस्क जी, ठीक, जो कि कहाँ, बस्तर संभाग में, सुने होगे, बैलाडीला, बचेली, किरंदुल, ठीक, इसके अलावा और क्या मिलता है, बॉक्साइट, ये आयरन ओर से क्या बनता है, हाँ, कच्चा हुआ कच्चा लोहा वो है। क्या बनता है उससे, क्या फिनिश गुड्स बनते हैं, स्टील हमारे काम आता है आयरन ओर, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री है कि नहीं छत्तीसगढ़ में, है ना, क्या नाम से है, जिंदिल, वाह, भिलाई स्टील प्लांट भूल गए, जिंदल भी है, भिलाई भी है, मोनेट भी है, ठीक है, हाँ, ठीक, इसके अलावा बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, तो ये ऊपर मिलेगा, ऊपर मतलब पहले माले में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कहाँ, सरगुजा डिवीजन, और सरगुजा में भी सबसे उच्च किस्म का जो बॉक्साइट है वो कहाँ मिलता है, मैन पार्ट में। अभी हाल फिलहाल न्यूज में सुन रहे होगे कि मैन पार्ट में कई स्थानों को क्या किया जा रहा है, हाँ, माइंस बनाए जाएंगे, ये वो तो सब चर्चा चल रही है वहां पे। तो ये बॉक्साइट क्या काम आता है, क्या बनाने का काम आता है, आयरन और तो समझ में आ गया, ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या बनाने के काम आता है, इधर मैसेज नहीं देख पा रहा हूं मैं, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, हाँ, एल्यूमिनियम दिख रहा है, हाँ, तो ये बनाने के काम आता है, ठीक है, उसका है, ऐसा नहीं कि पूरा बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाएगा, बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स की जाती है, तो एल्युमिनियम का एस्क है कौन सा, बॉक्साइट, ठीक, और जो बाल्को, बाल्को सुने होगे, बाल्को, हाँ, क्या है बाल्को का फुल फॉर्म, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो ये जितने भी बॉक्साइट है हमारे छत्तीसगढ़ के, वो बाल्को को क्या किए जाते हैं, वहां पे जाते हैं, बॉक्सा एल्युमिनियम बनाने के काम आता है, ठीक, इसके अलावा और क्या खनिज पाए जाते हैं, और कौन से खनिज, चूना पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर कहाँ मिलेगा, नीचे की बात कर लिए, ऊपर की बात कर लिए, चूना पत्थर कहाँ पाया जाएगा जी, मध्य क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र यानी कि दुर्ग,
चलिए तो क्या बता रहा था, हाँ चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाएगा? छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र यानी कि दुर्ग हो गया, रायपुर, बलौदाबाजार। इसलिए आप देखे होंगे कि अधिकतर जो सीमेंट कारखाने हैं वो छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में ही है। ठीक है, एक आज सीमेंट कारखाना बताओ। एसीसी और अल्ट्राटेक, ठीक, और हाँ पैंथर और अंबुजा। मैं ये पूछ रहा था कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्लांट है। ठीक है चलो, सीमेंट का नाम बता रहे हैं। एक एक बाबा आता है, वो कौन सा सीमेंट है? बांगर सीमेंट है क्या? एक विदेशी आता है जो। ठीक, चलो उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और सेंचुरी। कितने नेशनल पार्क है? 3 है। कांगेर घाटी है, इसके अलावा इंद्रावती है, और ऊपर में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी चर्चा करेंगे, कौन कौन से जानवर वहां पे पाए जाएंगे, है ना। अब अभ्यारण्य, अभ्यारण्य कितने हैं? 11 है। ठीक है, अभी कुछ कुछ चीजें याद रख लो अगर नहीं पता है तो। ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, और अभ्यारण्य कितने हैं? 11। एक आध अभ्यारण्य तो घूमे होगे जी। हाँ, उदंती घूमे हैं, और बारनावपारा घूमे होंगे, भोरमदेव घूमे होंगे। एक आध घूमे हो कि नहीं अभ्यारण्य? सेमर सोत अभ्यारण्य। ठीक, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे की चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये सब जो चीजें हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग? भूगोल के अंतर्गत। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या बताया था? पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कला संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर हम लोग शुरू में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर को जानने के लिए हमको जगहों को जानना पड़ेगा, स्थान को जानना पड़ेगा, और स्थान जानने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? भूगोल। इसलिए पहले भूगोल पढ़ रहे थे। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे कला संस्कृति। ठीक, तो कला संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, क्या है जी इसका मतलब? कला और संस्कृति मतलब क्या? आर्ट एंड कल्चर मतलब क्या है? किसको बोला जाता है कला, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर? फोक सॉन्ग्स हो गए, डांस हो गए, टेल्स हो गए, फूड हो गया, है ना, व्यंजन हो गए छत्तीसगढ़ के। तो आर्ट में आएगा कि कल्चर में आएगा? और कल्चर में क्या आएगा? और कल्चर में क्या आएगा? जितने भी फेस्टिवल्स हैं जी हमारे, पर्व त्योहार, रीति रिवाज, ये सब संस्कृति है हमारी। ठीक है, आर्ट में क्या आएगा? जितने ये पंडवानी, ठीक है, नृत्य हो गए, गाथा हो गई, गायन हो गया। इसके अलावा जो निर्माण हम लोग करते हैं जैसे काष्ठ शिल्प, वुडन आर्ट जी, ठीक है, बस्तर का देखे होगे। इसके अलावा गोदना, ठीक, इसके अलावा ढोकरा आर्ट, बेल मेटल वाला मूर्ति देखे हो कि नहीं, ढोकरा आर्ट वाली। ठीक है, तो ये सब की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। तो क्या क्या पढ़ना एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे शुरू में लोक गीत, ठीक, लोक नृत्य, तीसरा लोक गाथा, लोक नाट्य, क्या अंतर है लोकगीत, लोक नृत्य, लोक गाथा, लोक नाट्य, फोक सॉन्ग, फोक डांस, फोक फोक टेल? हाँ हाँ, अब लोक मतलब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या है लोकगीत में हमारे? छत्तीसगढ़ के लोकगीत में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाँ, सुआ गीत और पंथी गीत, पंडवानी भी आता है गीत में। बताओ जी, इधर भी जय वीरू पीछे। हाँ,
ददरिया गीत, वेरी गुड, दर्द का गीत है ददरिया गीत, ठीक। और सुआ, राउत गीत, हाँ, भरथरी गायन, वेरी गुड, ठीक, भरथरी गीत। और हालांकि भरथरी गीत में नहीं आएगा, वो गाथा में आता है, ठीक है, लेकिन ठीक है, चलो बता रहे हो तो सही बता रहे हो। तो गीत में क्या क्या आएगा, जितना भी जैसे कि जस गीत हो गया, है ना, त्योहार संबंधी जितने भी गीत हो गए, पर्व संबंधी जितने जितने भी गीत हो गए, जैसे सावन, अभी सावन आएगा आषाढ़ के बाद, ठीक है, तो सवनाही, सावन में क्या गाया जाता है, सवनाही गीत गाया जाता है, ठीक है। फागुन के समय क्या गाया जाता है, फाग गीत गाया जाता है। 12 महीने जो गाया जाता है उसको 12 मासी गीत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 12 मासी गीत बोलते हैं, ठीक। पर्व त्योहार में गाए जाएंगे जस गीत, पंथी गीत, है ना, गौरा गौरी गीत, गौरी गौरा वाला जी, दीपावली की रात, आधी रात सुबह तक, जान रहे हो कि नहीं, ठीक। तो ये सब गीत के अंतर्गत आएगा। नृत्य में क्या क्या पढ़ेंगे, नृत्य बताइए, अब जो गीत बताए उसी को नृत्य बताओ, ठीक है, सुआ गीत बताए सुआ नृत्य, पंथी गीत बताए पंथी, राउत गीत बताए राउत, नाचा हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या, कर्मा नृत्य, कर्मा गीत है, कर्मा नृत्य है, जस गीत है लेकिन जस नृत्य नहीं है ना, वो झुकने को आप लोग जस नृत्य नहीं बोलोगे, ठीक है। ठीक, इसके अलावा लोक गाथा, लोक गाथा मतलब क्या, टेल, यानी कि कहानी जिसमें बताया जाए, जैसे कि अभी पंडवानी बोले तो पंडवानी में क्या बताया जाता है, पांडवों की वाणी, यानी कि पांडवों की कथा बताई जा रही है ना, तो किसमें आएगा, लोक गाथा में आएगा। भरथरी की बात की, राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा बताई जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश तरफ की जी, अब छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रदेश का ही भाग था, ठीक। तो राजा भरथरी रानी पिंगला की कथा लोक गाथा में, ढोला मारू की कथा, लोरिक चंदा की कथा, जान रहे हो ना, लोरिक चंदा ढोला मारू, नहीं जान रहे हैं, लोरिक चंदा जानते हैं कौन थे, लैला मजनू जानते हैं कौन थे, हाँ वो जान रहे हैं, वाह। और लोरिक चंदा ये छत्तीसगढ़ के, ठीक है, जैसे लैला मजनू थे ना, वो लोग कहाँ के थे, भारत के थे। मतलब समझ में आ रहा है ना, प्रेमी युगल थे वो लोग। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में प्रेम गाथा के रूप में किसका वर्णन है, लोरिक और चंदा का। प्रश्न आया भाई सीजीपीएससी में, लोरिक कहाँ का था करके, ठीक है, उनसे संबंधित गीत कौन सा है, तो चंदेनी गीत, चंदेनी गायन बनाया गया है, ठीक। तो लोरिक लड़का था और चंदा लड़की थी, अब चंदा लड़की होगी भाई, चंदा नाम है उसका, ठीक है, लोरिक लड़का चंदा लड़की थी। लोरिक कहाँ का था, तो रीवा, आरंग के पास एक गांव है रीवा, जहां पे अभी खनन किया जा रहा है, बहुत सारे प्राचीन स्मारक वहां से मिल रहे हैं। रीवा सुने हैं, एक मध्य प्रदेश में रीवा है, वो अलग है, छत्तीसगढ़ का एक रीवा गांव है, ठीक है। और चंदा कहाँ की थी, आरंग की थी, ठीक। तो दोनों के बीच प्रेम होता है और उसको, उसकी गाथा यहाँ पे गाई जाती है, लोरिक चंदा। और एक और बताया कौन सा, ढोला मारू, ढोला मारू की गाथा। तो ये ढोला मारू भी प्रेमी युगल है, लेकिन ये कहाँ के हैं, ये छत्तीसगढ़ के नहीं है, ये कहाँ के हैं, तो ये राजस्थान के हैं। ढोला मारू कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। तो ढोला मारू भी प्रेम गाथा है, लेकिन वो राजस्थान की। अब बोलोगे सर छत्तीसगढ़ के में राजस्थान कहाँ आ गया करके, ठीक है। तो होता है ना, बाहर से लोग आते हैं, दूसरे राज्य से भी आते हैं, तो राजस्थान से कुम्हार जाति आई है। राजस्थान से कौन सी जाति आई थी, कुम्हार, कुम्हार समझ गए ना, जो घड़े इत्यादि सुराही बनाने का काम करते हैं। तो जब कोई भी जाति या कोई भी लोग अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते हैं, तो अपनी संस्कृति, अपना खान पान, अपनी रीति रिवाज भी साथ लेके जाते हैं, तो वो लोग वहां से अपनी कहानी लाए, ठीक है। तो ढोला मारू की गाथा वो लोग कहां से लाए, कुम्हार जाति के लोग, राजस्थान से, ठीक है। ढोला के बारे में तो सुने होगे जी, ढोला लड़का था और मारू लड़की थी। जैसे अपने यहाँ लोरिक लड़का है, चंदा लड़की है, तो वैसे राजस्थान में लड़के का नाम क्या है, जो प्रेमी था, ढोला, और लड़की का नाम क्या है, मारू, ठीक है। अब लड़की मारू ही हो सकती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अरे बहुत सारे गाने में सुनोगे ना, रंगीलो मारो ढोलना, यानी मेरा ढोलना क्या है, बहुत रंगीला है। तो ढोलना क्या है, वो ढोला की बात कर रहा है। बहुत सारे गीत में है ना, ढोलना, आयो रे आयो रे, आयो रे मारो ढोलना, ठीक है। तो यो ढोलना, तो लोक गाथा में भरथरी, ढोला मारू, लोरिक चंदा, ठीक है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। लोक नाट्य, लोक नाट्य क्या होता है, थोड़ा बहुत जा रहा है दिमाग में, लोक नाट्य क्या होता है,
हाँ, फोक थिएटर बोल सकते हैं इसको। नाटक समझते हो ना जी, किए होगे घर में। देखो, नाटक यानी कि उसमें सभी का समावेश होगा, उसमें एक्टिंग भी करेंगे, उसमें डांस भी करेंगे, उसमें कहानी भी बताएंगे और उसमें गीत भी गाएंगे। ठीक है, तो नाटक में हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या आता है लोक नाट्य के अंतर्गत? तो नाचा आता है। क्या आता है? नाचा। सुने हो कि नहीं? नाचा, गम्मत, सुने हो क्या नाचा गम्मत? क्या होता है? देखें कि नहीं नाचा गम्मत? देखे ना? कौन होता है प्रमुख पात्र इसमें, नाचा में? हाँ, नहीं तो प्रमुख कौन होता है? राजा रानी की स्टोरी बताई जाती है। जैसे पंडवानी में बहुत लोग होते हैं गाने बजाने वाले जी, लेकिन प्रमुख कौन होता है? एक गायक होते हैं या गायिका होती है और एक रागी होता है, पीछे हुंकारू भरता रहता, हाओ हो, तो उसको प्रमुख बोलेंगे। ठीक है, तो वैसी जो नाचा है या गम्मत है, ठीक है, जोक्कड़ और परी। नाचा में कौन होते हैं? जोक्कड़ और परी होता है, जोकर नहीं, जोक्कड़। क्या बोलेंगे? जोक्कड़ बोलेंगे, जोकर नहीं बोलेंगे, जोक्कड़ बोलेंगे। ठीक है, और परी, और ये परी भी जो बनेगी वो पुरुष पात्र ही इसका अभिनय करता है। ठीक है, और ये जो नाचा है ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये कहां से आया है? तो महाराष्ट्र से। ठीक है, कहां से आया है? महाराष्ट्र से। देखिए, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो अंग्रेजों के पहले अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया, किया था कि नहीं किया था? पूरे भारत में किया, तो छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। ठीक है, तो जब उन्होंने अंग्रेजों ने जब छत्तीसगढ़ में शासन किया तो अंग्रेजों से पहले यहाँ पे किनका राज था? तो मराठों का राज था। ठीक है, नागपुर में एक वंश था जिसका नाम है भोसला वंश, भोसला डायनेस्टी। तो जो भोसला डायनेस्टी है, भोसला वंश है, तो उसमें एक राजा था जिसका नाम था बिम्बाजी। क्या नाम था? बिम्बाजी। तो बिम्बाजी आया था कहाँ? छत्तीसगढ़, नागपुर में, नागपुर से रतनपुर आया। तो जब राजा आया है महाराष्ट्र से तो अपना कल्चर अपनी संस्कृति लाएगा। ठीक, तो महाराष्ट्र में एक फेमस नाटक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तमाशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमाशा। ठीक, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है? नाचा होता है, वैसी वैसी महाराष्ट्र का क्या प्रसिद्ध है? तमाशा। और मतलब नाटक के माध्यम से, नाटक के अंतर्गत गीत गा के, नृत्य करके, अभिनय करके लोगों को जागरूक और प्रेरित करने का काम करते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? नाचा में। छत्तीसगढ़ नाचा, और महाराष्ट्र का क्या है? तमाशा है। ठीक है, तो कभी कभी आपके इंडियन जीएस में ये सब पूछ लेता है भाई, ठीक है, कि तमाशा कहाँ का है, नौटंकी कहाँ का है? नौटंकी भी यही है, फोक थिएटर ही है, लेकिन वो कौन से स्टेट का है नौटंकी? ये भी आपके आया हुआ प्रश्न है व्यापम का, और प्री का भी पूछा है कथन कारण में कि नौटंकी जो है वो कौन से राज्य का है? मध्य प्रदेश नहीं, उसके ऊपर, सबसे ज्यादा ऊपर चले गए। यूपी जी, उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक, तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नाचा कहाँ का है? छत्तीसगढ़। तो ये नाचा किससे प्रेरित होकर बना है जी? ये सीजीपीएससी मेंस की क्लास है जी, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है छत्तीसगढ़ में। सीजीपीएससी मेंस की क्लास है ये, फर्स्ट क्लास है आज, है ना? चलिए, तो अभी पाठ्यक्रम समझ रहे हैं क्या क्या पढ़ना है करके। तो जैसे अब ये नाटक ही है, नाटक जैसे बोलते हैं ना आम बोलचाल में, जैसे कोई मस्ती कर रहा है या ए नाटक मत कर, ठीक है, बोलते हैं ना ए नाटक मत कर, तो नाटक क्या है जी? अभिनय कर रहा है। ठीक है, कभी कभी ए तमाशा मत कर, सुनते हो कि नहीं? तमाशा मत कर, तो तमाशा भी क्या है? नाटक का ही रूप है। ए नौटंकी मत कर, तो नौटंकी क्या है? वो भी नाटक ही है, अभिनय ही है। ठीक, तो लेकिन हम लोग ये नहीं बोलते। अब देखो, सब जगह का नाम ले दिए हम लोग, नाटक भी बोल दिए, महाराष्ट्र का ए तमाशा मत कर भी बोल दिए, ए यूपी का नौटंकी मत कर, लेकिन हम लोग क्या नहीं बोलते? नाचा मत कर। ठीक है, नाचा से हम लोग क्या समझ में आता है? बस नाच, डांस। ठीक है, वो नहीं है। नाचा में
पूरा नाट्य है जी, जिसमें लोकगीत भी होगा, नृत्य भी और गाथा भी। थोड़ा बहुत जा रहा है माइंड में, ठीक। इसके अलावा कला संस्कृति में और क्या पढ़ना है? आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत तो व्यंजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन, आभूषण, ठीक। इसके अलावा पर्व, त्योहार, ठीक। इसके अलावा शिल्प, ठीक। मेले, ठीक। तो व्यंजन क्या पढ़ेंगे? व्यंजन, तो क्या क्या व्यंजन जान रहे हैं जी छत्तीसगढ़ी? छत्तीसगढ़ के हमारे प्रसिद्ध व्यंजन, बोरेबास बोरेबासी के अलावा और क्या क्या? चीला, फरा और ठेठरी, खुरमी, पपची, अरसा, सोहारी, देहरोरी। सोहारी किसको बोलते हैं? हाँ, किसको? मीठा दही, मीठा सलोनी को। अच्छा, देहरोरी क्या पूछा मैं? सोहारी, सोहारी किसे कहा जाता है? पूड़ी को कहा जाता है, ठीक है। तस्मई किसे कहा जाता है? खीर को कहा जाता है। तस्मई किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में? खीर को कहा जाता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, तस्मई श्री गुरुवे नमः, जैसे ही खीर बनाओ गुरु को चढ़ा दो, है ना। तस्मई श्री, वो हाँ वो बोल रहे, ऐसा नहीं है जी ठीक है, तस्मई कहा जाता है। देखो, तो 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं व्यंजन से। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जैसे चावल आटे से क्या क्या बनाया जाता है, या गेहूं आटे से क्या क्या बनाया जाता है, या दूध से बनने वाले व्यंजन, या दही से, मही से, इस तरह के व्यंजन, ठीक है। ये पहला प्रश्न कि निर्माण सामग्री क्या है। जैसे गेहूं आटे से क्या क्या बनता है? गेहूं आटे से फरा बनता है, सोहारी बनेगा, खुरमी बनता है, ठीक। इसके अलावा जैसे चावल आटे से बता दो, फरा हो गया, चीला हो गया, पान रोटी हो गया, मुठिया रोटी, है ना ये। और दूध से बनने वाला, दूध फरा, तस्मई, ठीक। और पेयूस, वेरी गुड, ठीक है। और तो ये हो गया व्यंजन किससे बनने वाले। एक पहला प्रश्न आता है निर्माण सामग्री। दूसरा दूसरा जो प्रश्न आता है वो है कि किस पर्व या त्योहार में किस प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे हरेली के समय, है ना, हरेली के समय आप कुछ भी बना लो, लेकिन एक फेमस है जो बनेगा ही बनेगा, क्या? हाँ हाँ, गुड़ का चीला जी, मीठा चीला, गुड़ का चीला, वो बनना फेमस है। और गुलगुल भजिया, वो बनेगा ही बनेगा, चाहे आप मिर्ची भजिया बनाओ, समोसा बनाओ, कचौड़ी, मतलब कुछ भी बना लो, लेकिन वो प्रसिद्ध है। समझ में आ रहा है? पोला के समय क्या बनेगा, हरेली के समय क्या बनेगा, यानी कि कौन से पर्व या त्योहार में किस प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, ये दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न कैसे आता है व्यंजन से? निर्माण सामग्री क्या है, जो बेस मटेरियल, रॉ मटेरियल है, वो क्या क्या है, ठीक है, या किससे बनाया जाता है। दूसरा, कौन से पर्व या त्योहार में किस प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। तीसरा, किस क्षेत्र का कौन सा व्यंजन क्या है, प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र या किस मंदिर का कौन सा व्यंजन प्रसिद्ध है। जैसे एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया, 2 से 3 बार, और राजिम का मंदिर देखे हो, राजीव लोचन मंदिर देखे, गए भी हो, वहां पे प्रसाद मिला होगा, नहीं लिए? मिला था ना, तो उसको क्या बोलते हैं उस प्रसाद को? तो ये प्रश्न आया है कि राजीव लोचन मंदिर में जो प्रसाद दिया जाता है ना, एसआई वालों का, हाँ ये वही तो बता, ये एसआई वाली नहीं है, ये क्या है, सीजीपीएससी मेंस की क्लास है। एसआई वालों का वो चल रहा है रीजनिंग। तो क्या बता रहा था मैं? राजीव लोचन मंदिर में बनने वाले प्रसाद का नाम क्या है? गए हो ना, खा लिए? तो खाए देखे नहीं, सीधा ऐसे निकल लिए थे क्या जी, जय भगवान करके पीड़िया, सफेद कलर का देखे होगे जी ऐसे, है ना, उसे क्या कहा जाता है? पीड़िया कहा जाता है। व्हाइट व्हाइट चावल आटे का, सॉरी गेहूं आटे का बना रहता है, उसमें शुगर की लेयर रहेगी, कोटिंग, ठीक। तो पीड़िया,
तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं किससे? व्यंजन से। नेक्स्ट आभूषण, कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? ठीक, लुरकी, तिरकी, फुलसकरी, बारी, खूटी, खिनवा, ढार, ठीक है। इसके अलावा मांग मोती हो गया, ठीक है, सूता, सूरा, कंठा, गले में पहनने वाले आभूषण, देखे हो कि नहीं? हाँ, इसे क्या कहा जाता है? नागमोड़ी, बाजूबंद में जो पहनते हैं, बाजू में, बाजूबंद को जी, ठीक। तो कौन से आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, किस अंग में पहने जाते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आभूषण में करेंगे। पर्व और त्योहार, छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व एवं त्योहार पढ़ेंगे। पर्व और त्योहार में क्या अंतर है? यहाँ पे लिखा पर्व और क्या लिखा? त्योहार, तो दोनों एक है कि दोनों अलग अलग है? पर्व खाली हरेली को पर्व बोलते हैं, और त्योहार किसको बोलते हैं? तो देखिए, हम लोग का क्या है, बहुत सारी चीजों को हम लोग गलत गलत बोलने लग गए हैं, जैसे, और आम बोलचाल में प्रसिद्ध प्रचलित भी हो गया तो हम लोग उसको सही मान लेते हैं। जैसे अभी चर्चा की हम लोग क्या, कि महानदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? ये सिहावा पर्वत बोल रहे हैं, कहाँ से? सिहावा पर्वत से। अब सिहावा पर्वत से निकलती है कि सिहावा पहाड़ी से निकलती है? पहाड़ बड़ा होता है कि पर्वत बड़ा होता है? पर्वत बड़ा होता है ना, तो सिहावा पर्वत है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना? अब हिमालय पहाड़ बोलते हैं कि हिमालय पर्वत बोलते हैं? तो हिमालय पर्वत और सिहावा पर्वत तो हम लोग गलत बोलते हैं कि सही बोलते हैं जी? समझ में आ रहा है? तो वो बोलचाल में प्रसिद्ध हो गया है, प्रचलित हो गया, तो हम लोग उसको सही मान लेते हैं। क्योंकि अब देखो, अब जो आप सब चीजें पढ़ेंगे तो और सीधा करेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो सिहावा पहाड़ी है ना कि पर्वत। अब हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था बोलते हैं कि हनुमान जी ने पर्वत उठाया था बोलते हैं? पर्वत उठाया था ना उन्होंने, हिमालय की श्रृंखला थी, हिमालय को पर्वत कहा जाता है, हिमालय पहाड़ नहीं कहा जाता। तो पहाड़ छोटा रूप है पर्वत, लेकिन हम लोग सबको पर्वत, पहाड़, पठार सब एक ही बोल देते हैं, ठीक है। वैसे पर्व और त्योहार को भी हम लोग सब एक ही बोल देते हैं। जन्माष्टमी पर्व, कभी जगह लिखा जाएगा जन्माष्टमी त्योहार, तो हरेली त्योहार, तो हरेली तिहार, तो हरेली पर्व, सब बोल देते हैं। लेकिन अंतर है ना सब में। पर्व और त्योहार में क्या अंतर है, वही पूछ रहा हूं। पर्व जो है किसी एक निश्चित दिन मनाया जाता है, जैसे कोई होता है ना एक दिन के लिए मनाते हैं, वो क्या कहलाता है? और जो त्योहार है वो एक से, जैसे दीपावली पर्व बोलते हैं क्या? दीपावली त्योहार है, एक दिन का होता है। दीपावली नहीं, उसके पहले भी होगा। धनतेरस मना रहे हैं, धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी होगा, फिर अमावस्या के दिन दीपावली मनाएंगे, दूसरे दिन फिर गोवर्धन पूजा, फिर कौन सा दूज? भाई समझ में आ रहा? मतलब एक सीरीज है। तो क्या होगा जी, वो त्योहार होता है यार, और एक निश्चित दिन मनाया जाएगा, वो क्या होगा? वो पर्व कहलाता है। एक्चुअल ये है, लेकिन हम लोग बोलचाल में सबको त्योहार भी बोल देते हैं, सबको पर्व भी बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व और त्योहार की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक। जैसे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्व त्योहार बताइए। जैसे हरेली बताए, हरेली कब मनाया जाता है? सब छत्तीसगढ़ के हैं कि बाहर से? तो हरेली कब मनाया जाता है जी? एकदम इजी वाला पूछा हूं मैं। 1 नवंबर को, कसम से मैं गोली मार लेता खुद को। 1 नवंबर को कब हरेली मनाते हैं? 1 नवंबर को राज्य उत्सव रहता है ना। हरेली कब मनाते हैं? जब ज्यादा बारिश होती है। बारिश ज्यादा कब होती है? कौन से महीने में? बरसात महीना है, कौन सा महीना पूछ रहा हूँ? सावन महीने में होता है ना। हाँ, तो मतलब अब छत्तीसगढ़ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बस समझ गए इतना 1 नवंबर सही बताए, लेकिन हरेली नहीं होता। 1 नवंबर राज्य उत्सव हमारा सावन माह के अमावस्या के दिन होता है, ठीक है। सावन माह की अमावस्या के दिन हरेली मनाते हैं। और क्या क्या है छत्तीसगढ़ के, चलो आप बताओ। पोरा है, पोला जिसे पोरा कहा जाता है, ठीक है। और तीजा हो गया, रक्षाबंधन, हाँ, वो तो पूरा सब प्रचलित है। छत्तीसगढ़ का पर्टिकुलर पूछ रहा था। छेरछेरा हो गया, वेरी गुड। छेरिक छेरा नहीं है जी, छेरछेरा। हाँ, वो गीत को बता रहे हैं,
ठीक है, छेरछेरा हो गया, ये सब छत्तीसगढ़ की। लेकिन यहाँ पे पर्व और त्योहार समझने से पहले, है ना, आपको महीनों के नाम जानना जरूरी है। ठीक है, जब तक अब एग्जाम में ये नहीं पूछेगा भाई कि भाई दीपावली कब मनाते हैं, तो आप नहीं लिखोगे वहां पे कब नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है, कभी कभी अक्टूबर हो जाता है, ऐसा नहीं। समझ है? हाँ, ठीक। रक्षाबंधन कब मनाते हैं, अगस्त अगस्त में 15 अगस्त के दिन भी पड़ जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। आपको अगस्त जनवरी वाला नहीं याद रखना, आपको क्या याद रखना है, हाँ, हिंदी जो महीना है हमारे, ठीक है, जो पारंपरिक वाला, ठीक, तो वो याद रखना है। सबसे पहला महीना कौन सा है, चैत्र। याद है ना सबको 12 महीने की, याद नहीं है किसी को भी, याद नहीं है इधर, बस एक को याद है इधर। चलो बताओ फिर, इधर ऑनलाइन बताएंगे भाई, सबको याद है कि नहीं। हाँ, माघ और अंतिम नहीं बताए जी। वाह, माघ के बाद अंतिम फागुन, है ना। तो सबसे पहला कौन सा महीना है जी चैत्र का महीना है। ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष समझ में आता है, महीना ही याद नहीं है तो कैसे समझ में आएगा, रुको मैं बता दे रहा हूँ सबसे पहला महीना कौन सा, चैत्र। चैत्र यानी कि अगर जो ये वाला जो हमारा कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर, उसका कौन सा महीना है, मार्च अप्रैल की फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल, ठीक है। चैत्र जो पड़ता है वो किसके बीच पड़ेगा जी, मार्च और अप्रैल के बीच पड़ेगा। तो चैत्र के बाद क्या आता है, बैसाख, ठीक, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, अभी क्या चल रहा है, अभी आषाढ़ चल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, सावन, भादो, क्वार, जिसे अश्विन भी कहा गया, क्वार, कार्तिक, अघन, पौष या पुष, माघ और फागुन, ठीक। तो चैत्र कौन सा महीना है, तो मार्च अप्रैल बीच का है, ठीक है, मार्च अप्रैल के बीच। बैसाख क्या आ जाएगा, अप्रैल और मई, ठीक। ज्येष्ठ क्या आ जाएगा, मई और जो, समझ में आ रहा है, इस तरह से सीरीज चलेगी, ठीक। और फागुन कौन सा हो जाएगा जी, ये कौन सा हो जाएगा, फरवरी और मार्च हो जाएगा। तभी तो फाग गीत गाते हैं, फरवरी में पड़ता है अधिकतर होली जी, ठीक। तो फरवरी मार्च वाला एरिया फागुन। तो ये महीनों के नाम आपको याद रखना है। ये इसका डिटेल तो पढ़ेंगे जब हम लोग कला संस्कृति पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी से थोड़ा सा महीनों के नाम आप याद कर लीजिए। अब थोड़ा सा ये समझ लो, क्या, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक। जैसे मान लीजिए ये सावन महीना ही मान लो, चलो, तो कोई भी महीना है, चाहे चैत्र हो, चाहे बैसाख हो, चाहे ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, कोई भी महीना हो, कितने दिनों में बांटा गया उसको, 30 दिन। कितने दिन, 30 दिन, ठीक। कोई भी महीना कितने दिन का है, 30 दिन का। अब ये 30 दिन को 15-15 दिनों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, ठीक है। 30 दिन को 15-15 दिन में विभाजित किया गया है, ठीक। तो ये सावन का जो टोटल 30 दिन है, तो उस टोटल 30 दिन के शुरू के जो 15 दिन है वो क्या कहलाता है, वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष, ठीक। और बाद का जो 15 दिन है वो क्या कहलाता है, वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, शुक्ल पक्ष कहलाता है। अरे बाद में लिखते रहना, सुन लो भी ठीक। सावन या कोई भी महीना, मैं एग्जांपल लिया हूं सावन, ठीक है। तो कोई भी महीना कितने दिनों में बटा है, 30 दिन। और 30 दिन जो है वो शुरू के 15 दिन क्या रहेंगे, कृष्ण पक्ष, और बाद के 15 दिन क्या रहेंगे, शुक्ल पक्ष रहे। अब ये तो हिंदी में बोलते हैं हम लोग कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं इसे, हाँ, अंधियारी पाख बोलते हैं, ठीक है। कृष्ण पक्ष को क्या बोला जाता है, अंधियारी पाख, पाख, ठीक। और शुक्ल पक्ष को क्या कहा जाता है, अंजोरी, कई जगह उजियारी भी या अंजोरी पाक। अब इसको अंधियारी और अंजोरी यानी कि कृष्ण और शुक्ल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखे होगे कभी चांद,
पूरा दिखता है तो कभी कम होता है। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चांद शुरू दिन थोड़ा सा होगा, फिर और कम होगा और कम होगा, धीरे 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 कम होते 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 15th डे क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाता है, अमावस्या की रात। समझ में आ रहा है। तो कृष्ण पक्ष का पहला दिन क्या कहलाता है, प्रथमा। फिर कृष्ण पक्ष का दूसरा दिन क्या कहलाएगा, द्वितीया। फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। वाह, षष्ठी के बाद अष्टमी कर रहे हैं। सप्तमी, सप्तमी के बाद अष्टमी, फिर नवमी, दशमी, फिर 11वीं एकादशी। हाँ, एकादशी के बाद द्वादशी, द्वादशी के बाद त्रयोदशी, त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी यानी कि 14th डे, और उसके बाद 15दशी नहीं होगा। हाँ, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन है तो क्या हो जाएगा, वो अमावस्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और उस दिन चांद दिखाई नहीं देगा। अब ये पूरा दिन का कंप्लीट हो गया, 15 दिन। अब क्या आएगा जी, शुक्ल पक्ष यानी कि अंजोरी पाक आएगा। उस दिन चांद थोड़ा सा से दिखाई देगा आपको। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, बढ़ते बढ़ते जी काजू शेप में आएगा, फिर आधा होगा, फिर 15th डे क्या हो जाएगा, फुल मून यानी कि पूर्णिमा। समझ में आ रहा है। तो कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाता है, अमावस्या कहलाता है, और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाता है, पूर्णिमा कहलाता है। तो शुरू के 15 दिन क्या रहेंगे, कृष्ण पक्ष, बाद के 15 दिन शुक्ल पक्ष। अब सावन खत्म हो गया, सावन के बाद क्या लग गया, भादो। अब भादो भी 30 दिन का, शुरू के 15 दिन कृष्ण, शुक्ल खत्म हुआ ना, फिर क्या लग जाएगा, कृष्ण, फिर इसका भी शुक्ल आएगा, फिर क्वार लगेगा, क्वार का भी कृष्ण आएगा, फिर शुक्ल आएगा, ये सीरीज चलती रहती है। ठीक, तो आपको इसी तरह से प्रश्न आते हैं। जैसे अभी रथ यात्रा मनाए, रथ यात्रा हुई अभी, ठीक है, तो रथ यात्रा कब मनाते हैं, तो ये नहीं बोले सर जुलाई में, जुलाई नहीं, कौन सा महीना, आषाढ़ महीना। ठीक है, और आषाढ़ के कब, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाते हैं। अब समझ में आ गया क्या लिखा है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया। शुरू समझ नहीं आता था, ठीक है, क्या है, पंडित लोग ही जानेंगे या मम्मी लोग जानेंगे, घर में बाबूलाल कैलेंडर देख के सोचते थे। ठीक है, लेकिन अब आपको याद रखना पड़ेगा। तो आषाढ़ क्या है, महीना है, पक्ष कौन सा है, शुक्ल पक्ष, और दिन कौन सा है, दूसरा दिन यानी कि द्वितीया। ठीक, क्या मनाते हैं, रथ यात्रा। अब हरेली कब मनाते हैं, अब फिर से वही पूछ रहा हूं, सावन माह की अमावस्या। अब इसमें ये नहीं बोलेंगे कृष्ण पक्ष का 15वां दिन, अमावस्या मतलब 15वां दिन ही है वो। समझ में आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से आपको याद रखना है, किसके अंतर्गत, पर्व एवं त्योहार के अंतर्गत। ठीक है, छेड़छाड़ा कब मनाते हैं जी, पूर्णिमा मनाते हैं, वेरी गुड। कौन सी पूर्णिमा में, तो पौष माह की पूर्णिमा। और पूर्णिमा मतलब 30वां दिन, 30वां दिन तो होगा एक प्रकार, मतलब शुक्ल पक्ष का 15वां दिन यानी कि पूर्णिमा को। ठीक, ये अमावस्या को हरेली। क्यों मनाते हैं हरेली, धान वगैरह अच्छे से हो करके, किसको सेलिब्रेट करते हैं, नेचर को। कौन बोला, नेचर आप बोलेंगे, सही बोल रहे, नेचर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या क्या करते हैं, गांव या घरों में देखे होंगे आप लोग, शहर हो या गांव, नीम का टहनी निकाल के बाहर लगाया जाता है, घर के बाहर। ठीक, और हाँ, पत्ता क्या करते हैं, अच्छा खोजते हैं बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, लगाते हैं। ठीक, और घर के बाहर गोबर का लिपाई करते हैं। गांव में कभी कभी देखे होंगे आप लोग, इस तरह की अलग अलग आकृतियां बनाई जाती हैं, ऐसा 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 करके कुछ कुछ घर के बाहर देखे होगे गोबर से बना हुआ जी। या कई घरों में देखे होगे गोबर को ऐसे थोप के समझ गए ना, हाँ, उसमें वो धान लगाया जाता है, अधिकतर देखे होंगे। ठीक, या कई स्थानों पे क्या किया जाता है, लोहे को घर के बाहर, या तो घोड़े का नाल है ना, उसको घर के बाहर लगाया जाता है। क्यों ये क्यों खोजते हैं, नीम क्यों खोजते हैं, क्या मान्यता है हमारे ग्रामीण अंचल में,
क्या छत्तीसगढ़ में बाहर मत निकलना, हरेली के दिन प्रसिद्ध है ना कि घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए जी? क्योंकि है डायन तो नहीं छुपती है कि क्या? हाँ, बुरा साया ना आए करके। हाँ ठीक है, टोनी घूमती है, मत जाना बाहर, ये सुने होगे ना आप लोग भी। ठीक है, मना करते हैं घर उस दिन निकलने से, लेकिन ऐसा है नहीं है। देखो क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हम सीधे तरीके से समझाएं, आदमी को समझ नहीं आता, लेकिन उसको डर से जोड़ा दिया जाए तो आदमी जल्दी समझ में आता है। जैसे एग्जाम्पल लें तो बच्चे को, छोटा बच्चा है मान लो, छोटा बच्चा बार बार जा रहा है रोड की तरफ, ठीक है, छोटा बच्चा रोज जा रहा है, कहाँ? रोड की तरफ जाता है, मम्मी मना करती है बेटा मत जाना, बेटा मत जा, लेकिन बच्चा बार बार जाता ही है। लेकिन मम्मी बोल दी तू जा, जा एक बार, तेरे को बाबा उठा के ले जाएगा या कोई उठा के ले, बच्चा थोड़ा सा क्या होता है फिर, डरता है, अरे जोगी आ जाएगा, बाबा जोगी आ जाएगा, उठा के ले जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चा क्या हुआ, डर गया, और डरने के बाद उस तरफ नहीं गया। तो हरेली भी इसी प्रकार से जुड़ा है भाई, ठीक है, हरेली भी इसी तरह से है। हमको लाख मना किया जाता है कि हरेली के समय, यानी हरेली यानी कि सावन के टाइम पीरियड में, कि बाहर का मत खाया करो, ज्यादा बाहर मत घुमा करो, क्योंकि बाकी मौसम के कंपैरिजन में सावन के समय क्या होता है, रोगाणु जीवाणु बैक्टीरिया चारों ओर ज्यादा फैले रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमको उसी टाइम पे गुपचुप खाना रहता है। भैया प्याज देना तो समझ में आ रहा है या? ये तो सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं। तो क्या किया गया है, उसको डर से जोड़ा गया, ठीक है, कि भाई बाहर मत निकलो, क्या हो जाएगा, टोनी पकड़ लेगी। समझ में आ रहा है? तो आदमी डर के मारे क्या करता है, बाहर नहीं निकलता, और उसको डर से जोड़ दिया गया कि भाई नीम इसलिए लगा रहे हैं ताकि बुरा साया प्रवेश ना कर सके। अब टोनी आएगी तो नीम का झाड़ क्यों लगा रहे हो, कैक्टस लगा दो जी, ठीक है, गड़ेगा, भां से भागेगी। समझ में आ रहा है? नीम ही क्यों लगाया जाता है, गोबर का लेप ही क्यों किया जाता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। देखिए जितने भी हमारे भारत के जितने भी प्रमुख पर्व त्योहार हो गए, सभी के पीछे क्या है, वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक रीजन है भाई। अब नीम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि चारों ओर रोगाणु जीवाणु बैक्टीरिया फैले हैं, और जब हम घर के भीतर क्या करेंगे, यहाँ पे प्रवेश करेंगे, तो उसके औषधीय गुण से, समझ में आ रहा ना, उसको बताना तो नहीं पड़ेगा, गोबर का लेप भी इसीलिए किया जा रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है ना? जैसे घर से बाहर अंदर जाते तो क्या बोलती मम्मी, धो के पैर धो के अंदर आ, ठीक, तो इसलिए घर के मुख्य द्वार पर नीम, जो कि औषधीय गुण से भरपूर है, गोबर का लेप, ये सब यहाँ पे किया जाता है, ना कि किसी टोनी डायन ये सबको या बुरा साया को। बुरा साया यहाँ पे यही है क्या, रोगाणु जीवाणु बैक्टीरिया, यही बुरा साया है, ठीक। लेकिन एक चीज है, बैगा लोग उस दिन निकलते हैं, ठीक है, रात को बैगा लोग हरेली के दिन निकलते हैं, ये सत्य है। और बैगा लोग क्यों निकलते हैं, बैगा से क्या समझ में आ रहा है आप लोग? देखिए छत्तीसगढ़ जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सभी जो मान्यता है या जो भी हमारे दिमाग में है, ठीक है, उसको क्लियर करेंगे भाई। जो भी आप गलत या सही जो भी समझ रहे हैं, जैसे बैगा, बैगा का प्रमुख काम क्या है, झाड़ फूक करना। बैगा जैसे ही आता है हमारे दिमाग में क्या आता है, झाड़ फूक करना, नीम के साटी मार के बैगा भूत भगावेगा, गाना सुने हो कि नहीं, चंदवा बैगा जांजगीर के चंदवा बैगा, ठीक है? तो बैगा जैसे ही हमारे दिमाग में आता है सर झाड़ फूक फू, ठीक हो गया, वो बैगा नहीं है भाई। बैगा जो है मेडिसिन मैन कहे जाते हैं। बैगा कौन के क्या कहलाते हैं, मेडिसिन मैन। जितने भी पेड़ पौधे जड़ कंद मूल फल जो भी है उससे इलाज करना वो लोग जानते हैं, ठीक है, ना कि झाड़ फूक करना, ठीक। लेकिन बैगा के अंतर्गत एक उपजाति है उसकी भूमिका, ठीक है, बैगा के अंतर्गत आती है कौन सी, भूमिका। तो भूमिका क्या करती है, वो झाड़ फूक का कार्य करती है, लेकिन हम लोग भूमिका को ही बैगा समझ लेते हैं, और सबको बैगा बोल रहे हैं कि ये जो कर, ये भी बहेगा, वो भी बहेगा, ये भी बहेगा, सब बहेगा। लेकिन बैगा का प्रमुख काम झाड़ फूक करना नहीं है, मैं जनजाति की बात कर रहा हूं, ठीक है। बैगा जो जनजाति वो झाड़ फूक नहीं करती, वो क्या करती है, इलाज करती है, औषधि से इलाज करती है, ठीक है। लेकिन बैगा के अंतर्गत जो भूमिका है वो झाड़ फूक का कार्य करती है। तो मैं क्या बताया, हरेली के दिन बैगा लोग क्या करते हैं, निकलते हैं गांव में। तो बैगा लोग क्यों निकलते हैं, किसी टोनी होनी को पकड़ने के लिए नहीं निकलते हैं, उस दिन उनका टेस्ट होता है, क्या होता है, टेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैं बैगा हूं,
और आप लोग क्या है, मेरे शिष्य हैं। तो साल भर आप लोगों ने क्या किया, मेरे अधीन रहकर शिक्षा ग्रहण की। तो हरेली के दिन में क्या लूंगा, आप लोग का टेस्ट लूंगा। ठीक है, कैसा टेस्ट कि भाई कौन, दो चार आपको पौधे वौधे दूंगा, इससे औषधि बना के बताओ, या जो भी जानकारी, जो जिस प्रकार का भी टेस्ट। तो बैगा लोग का जो टेस्ट होता है ना, वो कब होता है, हरेली के दिन। ठीक है, अब हरेली के दिन ही क्यों होता है, क्योंकि हरेली के दिन क्या होता है, गांव का माहौल शांत होता है, सब घर में रहते हैं, बाहर कोई नहीं निकलता। और बैगा लोग इसलिए निकलते हैं ताकि जगह जगह जाके देख सकें कि कौन सा पौधा है, कौन सा ये है, कोई रोक टोक नहीं करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे अधीन रहकर आपने शिक्षा ग्रहण की, हरेली के दिन मैं आपका टेस्ट लूंगा। अगर आप उस टेस्ट में क्या करते हैं, पास हो जाते हैं, तो मैं आपको क्या दूंगा, बैगा की उपाधि, आप बैगा बन जाएंगे। आप भी औषधियों से क्या करेंगे, फिर इलाज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप मेरे दिए गए टेस्ट में क्या हो गए, फेल हो गए, तो फिर आपको साल भर मेरे अधीन क्या करना पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हरेली के दिन क्या होता है, बैगाओं का टेस्ट होता है, एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, है ना, पर्व त्योहार के अंतर्गत। नेक्स्ट है शिल्प। क्या है, शिल्प। शिल्प में क्या क्या पढ़ेंगे, मूर्तियां पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ढोकरा आर्ट, बेल मेटल की मूर्तियां, बस्तर, जिसको हम लोग आमतौर पे बस्तर आर्ट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे राज्योत्सव में देखे होगे ना, राज्योत्सव हो गया या फिर मेले मड़ई ये सब लगते हैं उसमें। ठीक, इसके अलावा कंघी शिल्प हो गया, कास्ट शिल्प हो गया, बैम्बू आर्ट हो गया, है ना, ये सब की चर्चा हम लोग करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र का कौन कौन सा शिल्प प्रसिद्ध है। ठीक, मेले, मेले क्या होते हैं, जैसे गांव में सुनते हैं मेला, और मेले के बाद मड़ई, मड़ई सुनते हो कि नहीं जी, मेला और मड़ई में क्या अंतर है, मेला और मड़ई में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। मड़ई छोटा रूप है, मेला बड़ा रूप है, कह रहे हैं। ठीक है, और दोनों में सिमिलरिटी देखेंगे तो दोनों में धार्मिक भाव निहित होते हैं। धार्मिक भाव निहित होते हैं यानी कि किसी देवी देवता से को संबंधित हो सकते हैं, या देवी देवताओं के तीर्थ स्थल पे होते हैं, जैसे राजिम का मेला हो गया, महादेव घाट का मेला हो गया। ठीक है, तो मेला मड़ई में यही पढ़ेंगे कि कौन सा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, कब मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है जनजाति, एक पॉइंट छूट गया है, और क्या पढ़ेंगे जी, जनजाति, ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइब्स भी पढ़ेंगे, जनजाति, जनजाति किसे कहते हैं जी, पर्टिकुलर प्लेस में क्या रखता हूं, जैसे जो दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र में, विकास का प्रकाश उन तक नहीं पहुंच पाया, मतलब बैकवर्ड। ठीक है, डेवलपमेंट वहां नहीं है। ठीक, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आदिवासी, जनजाति, वन जाति कहकर हम लोग संबोधित करते हैं। ठीक है, अब देखो दो तीन पॉइंट आता है यहाँ पे, एक होता है आदिवासी, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एक शब्द बोलते हैं जनजाति, क्या बोला जाता है, जनजाति। ठीक, या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी जिसे बोलते हैं जी। ठीक, एक होता है विशेष पिछड़ी जनजाति, क्या होता है, विशेष पिछड़ी जनजाति। अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है, आदिवासी में, जनजाति में, और विशेष पिछड़ी जनजाति में। तो आदिवासी क्या है, जो लोग रह रहे हैं दूरस्थ दुर्गम स्थानों पर, अभी भी पुराने तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, है ना, विकास का प्रकाश यानी कि डेवलपमेंट वहां पे नहीं पहुंच पाया, वो क्या कहलाएंगे, आदिवासी बोलेंगे, वन जाति बोलेंगे, या उनको जनजाति भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब उनको समाज की मुख्य धारा से लाने का काम किसका है जी, सरकार का है। किसका है, सरकार का है। तो सरकार क्या करेगी, उनके लिए कार्य करेगी, है ना, जैसे हम लोग हैं, हम लोग हैं कि नहीं जी, किसके दायरे में काम कर रहे हैं हम लोग, संविधान के दायरे में। किसके दायरे में, संविधान के दायरे में।
तो इन जनजातियों को भी संविधान के दायरे में लाया जाएगा। तो जब ये संविधान के अंतर्गत आ गई, यानी कि सरकार जब इनके लिए कार्य की, तो ये क्या हो गई, ये अनुसूचित जनजाति कहलाई। ये आदिवासी क्या हो गए, अनुसूचित जनजाति, जब ये किसके दायरे में आ गई हैं, संविधान के दायरे में आ गई। ठीक, अब सरकार क्या कर रही है, इनके लिए प्रयास करेगी, इनके लिए फंड लाएगी, इनके लिए प्रोग्राम बनाएगी। ठीक है, ये सब चीजें, तो जितनी भी जनजाति है सब आगे बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसा होता है क्या कि जैसे सभी के लिए सरकार योजना लाती है तो सभी के सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं क्या, ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। कुछ लोग अभी भी पीछे हैं। तो जनजाति के केस में भी वैसी है। जब इन्हें संविधान के दायरे में लाया गया, आदिवासियों को, आदिवासी या वन जाति या जनजाति को, तो क्या कहलाई, अनुसूचित जनजाति। अब सरकार इनके लिए प्रोग्राम ला रही है, फंड ला रही है, लेकिन फिर भी कई जनजाति पीछे रहेगी। ठीक है, अब सरकार उनके लिए अलग से प्रावधान कर रही है। ठीक है, तो जो जनजाति जितना भी पॉलिसी, फंड या प्रोग्राम या जितने भी रियायत देने के बावजूद क्या हो गई है, पीछे हो गई है, उसे क्या कहा जाता है, विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। सरकार अब इनके लिए अलग से क्या करेगी, प्रावधान करेगी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अगर पूछेगा अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, तो 43 है, 43 है ना, क्या है, अनुसूचित जनजाति, अलग अलग ना, कोल है, बैगा है, इस तरह से 43 है ना। और विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी है, तो 5 + 2 यानी कि 7 विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक, तो जनजातियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि सबका प्रमुख काम क्या है, कहाँ निवास करती हैं, ये सब चीजें। ठीक, तो चलो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखे जी, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक तंत्र, जिसमें हम लोग 2 सब्जेक्ट को देखे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा, भूगोल और कला संस्कृति। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा, इतिहास में क्या क्या पढ़ना है और प्रशासनिक तंत्र यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये सबको नोट कर लिया हो ना, थोड़ा बहुत गया कि नहीं दिमाग में। मैं सिंपल ये भी बता सकता था कि भाई ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना है, लेकिन उस टॉपिक को, विषय को डिस्कस करना भी जरूरी था कि हमको कितना ज्ञान है या कितना समझ सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा गया, बाकी कल इसको और देखेंगे, उसके बाद से फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा बहुत समझ में आया आज का। ठीक, तो चलो अब यहीं तक देखते हैं, आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की